डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 46। देर रात गए शौर्य अपने रूम के चक्कर काट रहा था। आज जो कुछ हुआ था उसके बाद वह बहुत अपसेट था। अंबर की बेरुखी ने शौर्य के वजूद को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। वहां से निकलने के बाद से उसका मन अंबर पर ही जाकर अटका था। उसने कितनी कोशिश की कि वह अंबर के ख्याल को अपने दिल से निकाल दे, मगर बार बार उसका चेहरा उसके जहन में घूमे जा रहा था। अंबर के ख्यालों से परेशान होकर शौर्य खिड़की पर खड़े होकर स्मोक करने लग गया। उसने सिगरेट की 2-3 कशी लगाई थी कि उसे एकदम से जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो गई, और वह खांसी ऐसी शुरू हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खांसते खांसते शौर्य की आंखों से आंसू निकल गए। शौर्य को इस हालत में देख मनन ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर एशट्रे पर फेंक दिया। शौर्य, बस कर, क्या हालत बना रखी है तूने? पागल हो गया है क्या? इतनी रात को सोने के बजाय तू क्या कर रहा है? तेरे चक्कर से बाकी लोग भी परेशान हैं। जब से वहां से आया है क्या पागलपन सूझ रहा है तुझे? तुझे पता भी है तू क्या कर रहा? शौर्य का पागलपन देख मनन गुस्से से उस पर चिल्ला उठा। शौर्य जब से वहां से लौटा था वह होश में ही नहीं था। उसके अंदर का गुस्सा, जलन इस हद तक बढ़ गया कि वह वापस आने के बाद भी अंबर के घर जाने की जिद पर अड़ गया। वो तो अच्छा था कि मनन ने उसे जैसे तैसे मना लिया और उसे लेकर ठाकुर मैंसन आ गया, वरना तो जिस हद तक शौर्य पर अंबर से मिलने का जुनून सवार था वह उसके घर जाकर ही छोड़ता। उसका ये पागलपन देख मनन बेचारे को अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ रही थी, ऊपर से उसकी चौकीदारी भी। अभी भी वह जस्ट पानी पीने नीचे गया था और पानी पीकर जैसे ही वापस आया तो शौर्य अधमरी हालत में बैठा जोर जोर से खांसे जा रहा था, पूरा मुंह लाल और आंखों में आंसू, मगर फिर भी ना हाथ से सिगरेट छोड़ी थी ना पानी पीने का होश। उसकी ऐसी हालत देख मनन को गुस्सा आ गया। मनन की डांट से शौर्य थोड़ा शांत हो गया, मगर उसका जुनून अब भी कम नहीं हुआ। उसने अपना फोन पकड़ा और उस डिटेक्टिव को फोन लगा दिया। देर रात गए तने बेचारा सोया हुआ था। इतनी रात में शौर्य का फोन देख उसने भी मजबूरी में फोन रिसीव कर लिया। तने एनी अपडेट अबाउट द केस? फोन रिसीव करते ही शौर्य ने सीधे से सवाल किया। शौर्य का जवाब सुनकर बेचारा तने जो हैरान हो गया। 1 घंटे पहले उसे केस की डिटेल्स मिली थी और 1 घंटे बाद वो भी आधी रात गए केस के बारे में पूछते देख तने बेचारा भी स्पीचलेस हो गया। आई एम सॉरी शौर्य, पर अभी मैंने काम शुरू नहीं किया है। मैं कल से ही काम शुरू करता हूँ और कल शाम तक तुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तने ने मुश्किल से अपना गुस्सा रोकते हुए जवाब दिया। दरअसल तने शौर्य को पहले से जानता था। उसकी और शौर्य की मुलाकात कुछ साल पहले यूएस में एक अजीब से इत्तेफाक के कारण हुई थी। वह शौर्य के कॉलेज में ही उसका सीनियर था। तने की फैमिली में कोई नहीं था। वह स्कॉलरशिप पर वहां पर स्टडी कर रहा था, इसीलिए पढ़ाई साथ साथ में खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे हैकिंग के काम और सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता था। पर एक दिन किसी क्लाइंट ने उसे इलीगल केस में फंसा दिया और इत्तेफाक से शौर्य को पता चला तो उसने उसकी हेल्प कर दी और तभी से वह और शौर्य दोस्त बन गए। उसका जवाब सुनकर शौर्य ने सीधे फोन कट कर दिया। उसको इस तरह आधी रात गए कॉल करते देख तने बेचारा भी मन ही मन शौर्य को कोसते हुए वापस जाकर सो गया। शौर्य तने से बात कर मुड़ा तो मनन ने उसका हाथ पकड़े उसे चेयर पर बिठा दिया और खुद उसके सामने जाकर बैठ गया। शौर्य, मुझे सच सच जवाब दे, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? देख, झूठ मत बोलना और टालने की कोशिश तो करना भी मत। आज मुझे साफ साफ बता कि तेरे दिमाग में अंबर को लेकर क्या चल रहा है। क्या तू अंबर से प्यार करता है? देख, सच तो मैं भी जानता हूँ, बस तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मनन ने उसकी आंखों में देखते हुए उससे सवाल कर डाला। मनन के सवाल ने शौर्य को चौंका दिया। वह एकदम से खामोश हो गया। क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? वह खुद से सवाल कर बैठा। सालों पहले किसी ने अगर ये सवाल किया होता तो शायद उसका जवाब हर बार की तरह ना होता, मगर आज मनन के सवाल के जवाब ने उसे उलझन में डाल दिया। वह खुद से सवाल करने पर मजबूर हो गया। नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ मानवी से प्यार करता हूँ। आई जस्ट हेट हर। शौर्य खुद से बड़बड़ा उठा। शौर्य की चुप्पी ने बिना कहे मनन के सवालों का जवाब दे दिया। हालांकि ये बात वह बहुत पहले से जानता था, मगर आज से पहले जब भी उसने शौर्य से यह सवाल किया वह एकदम से ना में जवाब दे देता था, मगर आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ। शौर्य चुप था और उसकी इसी चुप्पी ने मनन को उसके सवालों का जवाब दे दिया। शौर्य, मैं जानता हूँ तू कभी इस बात को मानेगा नहीं, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तू अंबर की परवाह करता है। उससे जुड़ी हर चीज़ तुझे अफेक्ट करने लगी है, वरना उसकी शादी और बच्ची को लेकर इतना परेशान नहीं होता।
खैर तुझे अभी जवाब नहीं देना मत दे, आज रात सोच और सुबह मुझे जवाब देना, अभी आराम कर, गुड नाइट। मैं भी गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ। उसे सोच में डूबा देख मनन उसे वहीं बैठा छोड़कर वहां से चला गया। मनन के जाने के बाद शौर्य बहुत देर तक उसी हालत में बैठा रहा। उसके कानों में मनन की कई बातें घूमे जा रही थी। घंटों वो खुद से ही सवाल कर खुद को डिफेंड करता रहा कि उसे अंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह प्यार नहीं करता, मगर जवाब में अपने ही सवालों में उलझ कर रह गया। शौर्य ने थक हार कर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जैसे ही आंखें बंद की अपनी आंखों के सामने अंबर का चेहरा देख शौर्य ने घबराहट से आंखें खोल दी बंद। अंबर को यूं अपने आप पर हावी होता देख शौर्य को पहली बार अपने अंबर से नफरत करने के दावे पर ही शक हो उठा। अंबर के लिए अपने बढ़ते एहसासों ने उसकी नींद छीन ली। उसने बहुत कोशिश की खुद को हर बार की तरह ये यकीन दिलाने की कि आज भी अंबर से नफरत करता है, मगर नहीं कर पाया। वह खुद सवाल जवाब करता रहा और उसमें इतना उलझा कि आंखों से नींद तक गायब हो गई। वैसे तो रात भर ना सोना उसके लिए आम बात थी। अंबर के जेल जाने के बाद से पिछले 3-3.5 सालों से वह कभी सुकून से सोया नहीं था, पर इस बार उसके ना सोने की वजह कुछ और थी। सुबह के करीब 5 बजे जाकर शौर्य की आंख लगी। वह सोया हुआ ही था कि उसे एक अजीब से सपने ने घेर लिया। वह किसी कमरे में खड़ा था, चारों तरफ सजावट, कमरे में हर तरफ गुलाबों की खुशबू महक रही थी। उस सजावट से शौर्य और स्टेज के बीचों बीच कमरे की सभी रोशनियों को अपने में समेटे एक लड़की स्टेज के बीचों बीच पियानो के सामने बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसके खूबसूरत लंबे बाल जो उसके ऑफ शोल्डर गाउन के ऊपर लहरा रहे थे। उसे देख शौर्य को लगा उसने उसे कहीं देखा है, मगर वह याद नहीं कर पाया कहाँ। वह याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने अपनी खूबसूरत लंबी पतली उंगलियां पियानो पर रखी और एक जानी पहचानी सी धुन प्ले करने लग गई। शौर्य स्तब्ध खड़ा था, वह इतना खो गया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब पियानो की धुन बंद हुई तब जाकर उसे होश आया। उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, वह स्टेज से जा चुकी थी, जबकि तालियों का शोर अब भी जारी था। शौर्य वहां बैठे सब लोगों को इग्नोर कर उसे ढूंढता हुआ स्टेज की तरफ दौड़ गया, मगर वह उसे नहीं मिली। उसे वहां ना देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी सी होने लग गई। शौर्य को खुद भी नहीं पता था कि वह अपसेट क्यों है, मगर वह खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पाया। वह खड़ा कुछ देर पहले के सीन को याद करता हुआ स्टेज की तरफ देखने लगा। बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद अचानक एक लड़की उसकी तरफ आए और उसके हाथ में एक पर्ची थमाकर वह चले गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि शौर्य कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने एक नज़र उस जाती हुई लड़की की तरफ देखा और फिर हाथ में पकड़ी उस पर्ची को खोल दिया। थैंक यू। नीचे एक हॉट वाला इमोजी और बड़े शब्दों में ये लिखा हुआ था। उस पर्ची में लिखे ए को देखकर शौर्य को लगा उसने कहीं ये देखा हुआ है। वह याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि पसीने से तरबतर होकर उसकी नींद खुल गई। ऐसा इस हफ्ते में ही 5वीं बार था जब उसने वही सपना देखा था और हर बार वह सपना उसी जगह पर आकर खत्म टूटा। शौर्य पिछले 3 सालों से नींद को लेकर परेशान, मगर कभी उसे इस तरह के सपने नहीं आए थे। हालांकि उसे पूरी तरह नींद भी नहीं आए, मगर आधी नींद में भी कभी उसे इस तरह के सपने नहीं आते थे। उसे बस अंबर को लेकर सपने आते थे, पर बीते कुछ वक्त से उसे किसी और के सपने आ रहे थे। लगभग हर रोज ही उसे वह लड़की सपने में दिख रही थी जिसे वह जानता भी नहीं था। शौर्य ने इस बात को अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, मगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। एपिसोड 47। सुबह के 5 बजे ही थे कि रोजाना की आदत की वजह से अंबर की नींद खुल गई। एक तो वह देर रात में सोई थी, उस पर 1-2 घंटों में ही उसकी नींद खुल गई। अंबर ने संडे है सोचकर कि दोबारा सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर गायब थी। कुछ देर यहाँ वहाँ करवट लेने के बाद वह परेशान होकर उठकर बैठ गई। ऑफिस तो जाना नहीं था तो अंबर सीधे अपने प्रैक्टिस रूम में चले गई। वहां से करीब 2 घंटों बाद जाकर बाहर निकली और आते ही अपने रोजाना के रूटीन की ही तरह सीधे शावर लेने चले गई। जब तक वह शावर लेकर बाहर आई घड़ी में 7:30 बजा रही थी। एक नज़र घड़ी की ओर देख अंबर किचन में घुस गई। अंबर ने समर से प्रॉमिस किया था कि वह पूरा दिन उसके साथ बताएगी, इसीलिए जल्दी से वह सबका नाश्ता तैयार कर और चैतन्य का नाश्ता वही टेबल पर ढककर विराज के घर के लिए निकल गई। अंबर वहां पहुंची तो अनुभव अंकल उसे बाहर ही मिल गए। उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर वह सीधे विराज के कमरे में चले गई, पर वहां जाकर देखा तो ना विराज का कुछ पता था ना समर का। उन दोनों को गायब देख अंबर उन्हें ढूंढते हुए आकाश के कमरे की ओर आ गई। अक्की, अंबर ने दरवाजे को नॉक करते हुए उसे आवाज दी, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं ही आया। अंदर आकाश घोड़े बेचकर सोया हुआ था, उसने अंबर की आवाज सुनी ही नहीं। अंबर ने 3-4 बार उसे आवाज लगाई, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे रिस्पॉन्स न देते देख अंबर खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चले गई। अक्की, तूने अपने भाई को देखा क्या?
अंबर उसे आवाज देती हुई कमरे में आई तो कमरे का हाल देखकर चौंक गई, अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर जोर से चिल्ला गई। अंबर की आवाज से आकाश बेचारे की नींद भी खुल गई। वह आधी नींद में हड़बड़ाहट से क्या हुआ कहते हुए उठ गया। आकाश ने आंखें मिंचते हुए एक नज़र अंबर की ओर दौड़ाई और फिर अपनी ओर देख वह खुद भी चिल्ला गया, यार अम्मू कभी तो तुम कमरे में नॉक कर आया करो। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वह बेचारा बुरी तरह एम्बेरस हो गया। आकाश की हमेशा से आदत थी कि वह कपड़े खोलकर सोता था। वह जब भी सोता सिर्फ बॉक्सर पहन कर ही सोता, वो भी अपना फेवरेट डोरेमोन प्रिंटेड बॉक्सर। उसकी इस आदत की वजह से सारे घरवाले उसे चिढ़ाते थे, पर आकाश तो आकाश था, उसकी ये आदत कभी बदली, यहाँ तक कि फेमस होने के बाद भी उसकी यह आदत अब भी वैसी ही थी। सॉरी बट इसमें मेरी गलती नहीं थी। उसे एम्बेरस देख अंबर ने हाथ खड़े कर दिए। इतने में उनका चिल्लाना सुनकर विराज और समर भी एक दूसरे का हाथ पकड़े कमरे में आ गए। उन्होंने आकाश को इस हालत में देखा तो उनकी भी हंसी छूट गई। ऊपर से समर ने उसे चिढ़ाना भी शुरू कर दिया। समर को चिढ़ाते देख आकाश और उसमें नोकझोंक होनी शुरू हो गई। उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते देख अंबर उन्हें वहीं छोड़कर विराज के साथ उसके कमरे से बाहर आ गई। वीर पिकनिक का सारा इंतजाम हो गया ना, जैसा मैंने तुमसे कहा था? अंबर ने चलते चलते पूछा। येस एवरीथिंग इज रेडी, मैं बस जल्दी से शावर लेकर आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट कर हम निकलते हैं। ओके मैं भी सानी को जाकर देखती हूँ। विराज को जाता देख अंबर समर की ओर चली गई। तारांकन सुबह के 8 बजे थे और शौर्य ऑफिस में था। सुबह से उसने 2-3 घंटे जिम बिताए और फिर तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। कल रात से उसकी बेचैनी अभी तक खत्म नहीं हुई। उसके जहन में बहुत से सवाल चल रहे थे अंबर को लेकर, मगर जवाब एक भी नहीं था। अंबर का जेल जाना, एक बच्ची वो भी इतनी 3-3.5 साल की, उसका मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि अंबर उसे धोखा दे सकती है। उनकी 1 साल की शादी में भले ही उसने कभी पति धर्म नहीं निभाया था, पर अंबर ने तो हर संभव कोशिश की थी, फिर ऐसा क्यों और कैसे? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। शौर्य अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। फोन की रिंगटोन ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। हेलो सर, दूसरी तरफ से अनुज की आवाज आई। अनुज खन्ना इंडस्ट्री के साथ डील की क्या रिपोर्ट है? उनके साथ आज मीटिंग थी ना, फिर अभी तक मेरे टेबल पर कोई अपडेट क्यों नहीं है? फोन रिसीव करते ही शौर्य के सवाल शुरू हो गए। सॉरी सर, मैं वही बताने के लिए कॉल कर रहा था, बट वो बात ये है कि मिस्टर खन्ना की सेक्रेटरी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि मिस्टर खन्ना का आज बर्थडे, तो वह आज यहाँ नहीं आ सकते। उल्टा उन्होंने आपको इनवाइट किया है आपने लोखंडवाला के फार्म हाउस पर। उन्होंने कहा है कि वह वहीं आपसे डील के बारे में डिस्कस कर डील साइन। ओके तुम चले जाओ और ये डील साइन कर दो, मुझे आज एक और इम्पोर्टेंट काम है तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। अनुज की बात पूरी होने से पहले ही शौर्य ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। बट सर, मिस्टर खन्ना ने स्पेशली आपको और आपकी फियोसे को इनवाइट किया है, अनुज ने डरते हुए कहा। असल में उसे डर लग रहा था कि कहीं शौर्य मना ना कर दे, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो लोग उस डील के पीछे मेहनत कर रहे थे, मगर फाइनली जाकर मिस्टर खन्ना माने थे और अब ऐसे में शौर्य को जाने से मना करते देख उसे फिक्र होने लगी। ओके, शौर्य ने एक टूक जवाब देकर फोन कट कर दिया। अनुज से बात कर शौर्य हाथ में फोन लिए खड़ा था। उसके चेहरे सिकन और गहरी हो गई। शौर्य ने अगले ही पल कुछ सोचते हुए अपने फोन से तने का नंबर डायल कर दिया। तुम्हारे पास आधा घंटा है सब पता करने के लिए। आधे घंटे में मुझे लोखंडवाला के लिए निकालना है और उससे पहले मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, हर कीमत पर, वरना तुम जानते ही हो। रिलैक्स मेरे बाप, शांत हो जा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस आधे घंटे में पता कर तुझसे मिलता हूँ। बाय द वे मैं अभी लोखंडवाला में ही हूँ और तेरी वाइफ, आई मीन एक्स वाइफ, अपनी फैमिली के साथ यही आई हुई है, उनके साथ मिस्टर सिन्हा भी है। शौर्य की धमकी सुनकर तने ने झट से जवाब दिया। अंबर लोखंडवाला में है? उसकी बात से शौर्य हैरान हो गया। हाँ, वो सब लोग अनुभव सिन्हा के फार्म हाउस पर रुके हैं। और एक और बात है शौर्य, तेरी वाइफ के बारे में तो नहीं है पर उससे रिलेटेड है। मैं आकर तुझे, तने ने आगे भी बोलना चाहा पर शौर्य ने बीच में ही रोक दिया। ठीक है, तुम उनके पीछे रहो और मुझे पल पल की खबर दो, मैं तुमसे वहीं आकर मिलता हूँ, शौर्य ने उसे जवाब दिया और अगले ही पल अपनी कार की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। एपिसोड 48। करीब 2-2.5 घंटे बाद अंबर और बाकी सब लोखंडवाला के फार्म हाउस पर थे। वहां पहुंचते ही सबने सबसे पहले अपने अपने कमरों में अपने बैग्स रखे और सीधे पूल साइड एरिया में आकर बैठ गए। आकाश और तनु ने तो सीधे स्विमिंग पूल में कूद लगा दी और कम था कहने को बाकी सबको भी पूल में खींच लिया। एक दूसरे से खींचातानी करते करते उनकी वाटर वार यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। जबकि अंबर अंदर उन सब का सामान समेटने में लगी हुई थी। जब तक सारा सामान समेटकर वह बाहर आई तब तक सब थककर पूल के किनारे चेयर्स पर लेटे सनबाथ एंजॉय करने में लगे थे।
उन सबको आराम से लेटा देख वह उनकी ओर आ गई। अंबर ने एक नज़र सबकी ओर देखा तो वहां सब लेटे हुए थे। उन सबके बीच अनुभव अंकल को ना देखकर अंबर ने विराज से सवाल कर दिया, वीर, अनुभव अंकल कहाँ है? अभी तक नहीं आए क्या? कॉल करो तो उन्हें, अभी तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था, फिर कहाँ रह गए? अच्छा तुम रुको, मैं कॉल करती हूँ। वह फ़ोन निकालकर डायल करने को हुई कि विराज ने उसे रोक दिया। कॉल करने की ज़रूरत नहीं, डैड ने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें रास्ते से ही वापस जाना पड़ गया, उन्हें ऑफिस से शायद कॉल आ गया था। अंबर की बात पर विराज ने जवाब दिया। विराज का जवाब सुन अंबर ओके कहकर उन सबके साथ किनारे की चेयर पर आकर बैठ गई। मुंबई से दूर लोखंडवाला की बात अलग थी। एक तो शहर से दूर ताजी हवा, ऊपर से अलग ही खूबसूरत और समा बांधे हुए वहां का एनवायरनमेंट वाकई बेहद खूबसूरत था। उस खूबसूरत माहौल को देख सारी तकलीफें, सारी थकन भुलाकर अंबर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी उस बंद में होती आंखों में एकाएक ढेर सारी यादें तैर गई, वो यादें जो अक्सर उसने अपने पापा के साथ गुजारी थी। ना जाने कितनी अनगिनत यादें थी जो इस जगह से जुड़ी हुई थी। जब वह छोटी थी तो अक्सर अपने पापा के साथ यहाँ घूमने आया करती थी। दरअसल फार्म हाउस उसके पापा का ही था, मगर उनके जाने के अनुभव सिन्हा ने इसे खरीद लिया था। हालांकि उसे भी ये बात कल ही पता चली थी। इन 4 सालों में ओनर चेंज होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ बदल चुका था। कभी जो यादें सिर्फ उनकी हुआ करती थी, आज वहाँ किसी और का भी हिस्सा था। वाकई आसान नहीं होता है एक ऐसी जगह को किसी और का होते देखना जहाँ के हर कोने से आपकी यादें जुड़ी हुई हो। उन यादों को याद कर एक बार फिर अंबर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वह एक झटके से अपनी आंखें खोलकर मैं अभी आती हूँ कहते हुए वहां से उठकर बाहर आ गई। कभी कभी कुछ बुरी यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती, जब वह आपके किसी करीबी से जुड़ी हो तो और भी ज्यादा तकलीफ देती है। आई एम सो सॉरी पापा। अंबर की आंखों से आंसुओं की एक बूंद जमीन पर जा गिरी। वह अपनी हथेलियों से चेहरे को छुपाए गार्डन में बने झूले पर आकर बैठ गई और दूर क्षितिज की ओर देख खुद से बड़बड़ा उठी। आई एम सो सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, यहाँ तक कि आपकी और मेरी यादें तक नहीं सहेज पाई। मैं बहुत बुरी हूँ पापा, आप मुझसे नाराज हैं ना? आई एम सो सॉरी, सब मेरी गलती है। अगर मैंने प्यार में पागल होकर गलत फैसले नहीं किए होते तो आज आप मेरे साथ होते हैं। वह बोलते बोलते रुआंसी हो उठी। उसकी सिसकती आवाज के बीच अचानक पीछे से एक और आवाज गूंज उठी, तुम बुरी नहीं हो अंबर, तुम एक बहुत बहादुर बेटी हो, मुझे यकीन है अंकल तुम पर हमेशा प्राउड फील करते होंगे। आवाज सुनकर अंबर पीछे मुड़ी तो पीछे विराज खड़ा था। उसे अपने पीछे खड़ा देख वह झट से अपने आंसू छुपा गई और आंखों में आए आंसू पोंछ फीकी सी मुस्कुराहट लिए उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि तुम यूं बिना बताए यहाँ क्या कर रहे हो। अंबर की आंखों में आए आंसू, उसकी ये तकलीफ और अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश विराज को अंदर तक झिझोड़ गई। उसका मन किया कि वह दौड़कर जाए और उसे गले लगाकर कह दे कि अंबर तुम्हें यूं दर्द में देखकर मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे आंखों में आंसू देख मेरा दिल जार जार होता है। मैं तुम्हें यूं रोता नहीं देख सकता, मगर चाहकर भी वह कुछ नहीं कह पाया सिवाय दूर खड़े होकर देखने के। अंबर का यूं अपनी ओर देखना विराज को बेचैन कर गया। वह हिम्मत कर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रोओगी नहीं, फिर ये क्या है? देखो आखिरी बार कह रहा हूं, अगर फिर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें पर पौज हो गया। मैं क्या करूंगा नहीं जानता, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड के पौज के बाद उसने बात पूरी करते हुए कहा और अंबर के चेहरे पर आए आंसुओं निशान पोंछने लगा। उसे अपने आंसू पोंछते देख अंबर असहज हो गई। थैंक यू कहते हुए झट से उसके हाथों से अपना चेहरा हटाकर वह कुछ दूर हट गई। अंबर को यूं असहज होना विराज को भी असहज कर गया। इतने सालों बाद भी अपने बीच अजनबीपन की दीवार देख उसे एक टीस सी उठी, मगर उसने कुछ कहा नहीं, ना अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। तुम ठीक हो? विराज ने अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाते हुए पूछा। हाँ सॉरी, मैं वो थोड़ा, तुम जानते हो ना ये जगह मेरे लिए स्पेशल है, कई यादें जुड़ी है इस जगह से, पापा की यादें। और अंबर बोलते बोलते चुप हो गई। तुम्हें जरूरत नहीं है अंबर मुझे एक्सप्लेन करने की, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए इस जगह के क्या मायने हैं। खैर अभी तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो, क्योंकि सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम नहीं गई तो सब ढूंढते हुए यहीं आ जाएंगे। विराज ने बातों का रुख बदलते हुए कहा और उसका हाथ पकड़े उसे अंदर लेकर चला गया। अंबर और विराज अंदर पहुंचे तो सब अंदर लंच करने में बिजी थी। उन सबको टेबल पर बैठा देख अंबर भी लंच टेबल पर आकर बैठ गई। एक बार फिर मस्ती का दौर शुरू हो गया। लंच करते करते सब यहाँ वहाँ की बातों में उलझ गए। उनकी उस शोर में अंबर की उदासी और विराज की खामोशी कहीं गुम सी हो गई।
और स्कफ 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 और स्कफ। शौर्य लोखंडवाला के सबसे बड़े रिजॉर्ट के प्राइवेट लॉज में बैठा हुआ चौथी बार स्मोक कर चुका था। सिगरेट की आदत न होने के बाद भी उसके लगातार सिगरेट पीने के पीछे की वजह शायद बहुत सीरियस थी, क्योंकि जितनी बार वह उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था उतनी ही बार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। यार बस कर शौर्य, ये 10वीं बार है जब तूने ये डॉक्यूमेंट रीड किया है। तुझे यकीन नहीं है क्या मेरी इन्फॉर्मेशन पर, या तू यकीन करना नहीं चाह रहा है? शौर्य को पिछले आधे घंटे से एक ही पोजीशन में बैठे सिगरेट पीते देख तने झल्ला उठा। उन्हें आए हुए 45 मिनट हो चुके थे। शुरू के 10-15 मिनट की बातों को छोड़कर करके शौर्य लिटरली पिछले आधे घंटे से साइलेंट हो रखा था और उसे ही स्टैच्यू बने देख तने बेचारा परेशान हो चुका था। मगर तने की झल्लाहट का शौर्य पर कोई असर नहीं था। उसे अब भी बुत बना देख तने की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने अचानक कुछ सोचकर पार्टी के बारे में पूछ लिया। शौर्य, तू मिस्टर खन्ना की पार्टी में जा रहा है? क्योंकि गेस्ट लिस्ट में अंबर का नाम भी है, शायद वह भी वहां आए और शायद वहां हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाए। क्या कहते हो? तने ने उम्मीद से शौर्य की ओर देखते हुए पूछा, इस उम्मीद में कि शायद अंबर का नाम सुनकर जवाब मिल जाए। इत्तेफाकन उसका दांव काम कर गया। कुछ सेकंड की शांति के बाद शौर्य उसकी तरफ मुड़ गया। हाँ, वह डिड यू से? अंबर का नाम सुनकर शौर्य ने चौंकते हुए पूछा। हद है शौर्य, इतनी देर से मैं तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था और तूने अब जाकर मुंह खोला जब मैंने अंबर का नाम लिया। सचमुच भाई, लोग सही कहते हैं, प्यार ना अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। तने शौर्य पर बरस पड़ा। तने की नॉन स्टॉप बातों पर शौर्य का अब भी पूरा ध्यान नहीं था। उसका दिमाग तो अभी भी उन डॉक्यूमेंट्स पर अटका हुआ था जो उसे तने ने दिए थे। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचकर शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वह अचानक से कुछ सोचकर उठ खड़ा हो गया। मैं तुझसे पार्टी में मिलता हूँ, शौर्य ने उठते हुए कहा और टेबल पर रखी फाइल को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यहाँ तक कि तने को कुछ बोलने तक का मौका तक नहीं दिया। तने जब तक रिएक्ट करता शौर्य बाहर गाड़ी में बैठ चुका था। उसे जाते देख उसने आवाज देनी चाहिए, मगर शौर्य फिर से अनसुना कर निकल गया। और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ। शाम को फार्म हाउस पर अंबर अकेले थी। सब लोग बाहर गए हुए थे। दरअसल उन सबके बीच एक अजीब सी शर्त लगी हुई थी कि कौन सबसे ज्यादा डेयरिंग टास्क पूरा करता है और कौन हारता है, और ये बचकानी शर्त लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि तन्वी और आकर्ष थे। और उनकी इस मस्ती में समर और विराज भी शामिल हो गए। समर का तो फिर भी समझ आता है, मगर विराज को उनकी इस गैंग में शामिल होता देख अंबर भी हैरान रह गई। खैर, उसने उनसे कुछ कहा नहीं और ना ही उनकी इस बचकानी हरकत पर शामिल हुई। हालांकि सबने बहुत इंसिस्ट किया, मगर उसका मन नहीं था तो वह उनके साथ नहीं गई। उनके जाने के बाद वह एक किताब लिए बाहर लॉन में रखे झूले पर आकर बैठ गई। चेहरे पर पड़ती ढलते सूरज की किरणों में खामोशी से किताब का पन्ना पलटती हुई वह अपनी ही चीजें में उलझी हुई थी। यूं तो अकेले बैठकर घंटों किताबें पढ़ना उसका हमेशा का शौक था, मगर आज चीजें अलग थी। वह इतनी उलझी हुई थी कि उसका सारा ध्यान उन चीजों में लगा था। वह कब उन ख्यालों में उलझ पड़ी उसे पता ही नहीं चला। अचानक बजती फोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। वह थोड़ी देर के लिए चौंक सी गई और फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद एक गहरी सी सांस लेकर उसने फोन उठा लिया। हेलो, हूज स्पीकिंग? अपने फोन पर बजते अननोन नंबर को देख अंबर ने सीधे सवाल किया, मगर जवाब में दूसरी तरफ से सिर्फ उसका नाम सुनाई दिया। अंबर। सामने से आती आवाज उसे हैरान कर गई। शौर्य। अंबर की आवाज मानो हलक में अटक गई। अंबर की हैरान होती आवाज शौर्य को उदास कर गई। शायद उसने इस हैरानगी की उम्मीद नहीं की थी। तुमसे बात हो सकती है? 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एजेंट, क्या मिल सकती हो मुझसे? अंबर के सवाल के बदले शौर्य ने सीधे से सवाल किया। हालांकि उसका लहजा अब भी वही सर्द लहजा था। शौर्य, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं बचा है जिस पर बात की जाए। अगर तुम फिर से कोई तमाशा करना चाहते हो तो मत करो, बिकॉज आई एम नॉट। शौर्य के मुंह से मिलने का सुनकर अंबर की आवाज तेज हो गई। उसे लगा शायद वह हर बार की तरह तमाशा करना चाहता है, पर उसकी बात पूरी होने से पहले शौर्य ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अंबर, तुम्हारे पापा के बारे में है। डैड, व्हाट डू यू मीन? शौर्य। अंबर की आवाज हैरानगी के साथ साथ तेज भी थी। वह शख्स जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, उसे उनके बारे में बात करते देख उसका लहजा सख्त हो गया। शौर्य, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब क्या नई साजिश करने की कोशिश कर रहे हो? जो भी है प्लीज इसे बंद कर दो, अंबर ने गुस्से से सवाल किया। अंबर, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, ना ही मुझे खेलना है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है जो तुम्हारा जानना जरूरी है। अगर तुम्हें मिलना है तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं, समझ लो हमारी कोई बात नहीं हुई।
शौर्य अपनी बात खत्म कर फोन कट करने को हुआ तो अंबर ने रोक दिया। ठीक है, कहाँ और कब आना है, उसने सीधे से पूछा। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, शौर्य ने जवाब दिया और अपनी बात खत्म कर उसने सीधे फोन काट दिया। शौर्य के अचानक फोन ने अंबर को असमंजस में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य करना क्या चाह रहा है। एक मन तो किया कि ना जाए, पर फिर अचानक कुछ सोचकर वह गाड़ी की चाबी लिए निकल गई। कुछ घंटों बाद अंबर शौर्य की बताई जगह पर थी। वह गाड़ी से उतरकर कैफे के अंदर एंटर हुई तो वहां शौर्य पहले से मौजूद था। शौर्य को वक्त से पहले वहां पहुंचा देख अंबर थोड़ा हैरान रह गई। एक वक्त था जब वह घंटों उसका इंतजार किया करती थी। उसकी एक प्यार भरी मुस्कुराहट, उसके दो बोल सुनने के लिए घंटों इंतजार किया करती थी और शौर्य उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखता था। और आज उसे इंतजार अपने लिए करते देख अंबर के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट तैर गई। आई होप ज्यादा लेट नहीं हुई होंगी। अंबर शौर्य के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। नहीं, अपनी कॉफी की शिप लेते हुए उसने छोटा सा जवाब दिया और फिर वेटर आवाज दे दी। वेटर, 1 मोर कॉफी विथ लेस शुगर, वह ऑर्डर देता हुआ बोला और अंबर की तरफ पलट गया। तुम लेस शुगर ही लेती हो ना, राइट, वह कन्फर्म करता हुआ बोला। मगर उसकी आवाज में एक कंसिस्टेंसी थी, जैसे कि उसे पता हो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। शौर्य का एक सवाल ने अंबर को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। शायद उसे तो पता भी नहीं था कि उसका एक सवाल अंबर के मन में लाखों सवाल खड़े कर देगा। हाउ डज ही नो दैट आई लाइक लेस शुगर इन कॉफी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। जिस शख्स ने कभी मेरे जीने मरने की परवाह नहीं की, वह कैसे जान सकता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? ये बस मेरा वहम है बस। और अगर इसे ये बात पता भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी पसंद और नापसंद पता है। ये भी तो हो सकता है कि शायद गलती से कभी सुन लिया हो या किसी से पता चल गया हो। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मन ही मन सवाल करती हुई वह खुद से उलझ पड़ी। पर अगले ही पल अपने ख्यालों पर वह हंस दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई। नहीं, मैं अब कॉफ़ी नहीं पीती शौर्य, अंबर ने सर्द लहजे में जवाब दिया और वेटर को कॉफ़ी लाने के लिए मना कर दिया। अंबर को मना करते देख शौर्य का चेहरा अजीब हो गया। वह हैरान होता हुआ अंबर की ओर देखने लगा। तुम्हें तो कॉफ़ी पीना पसंद है ना? जब भी तुम्हारा मूड ऑफ होता था या तुम्हें कोई चीज़ परेशान करती थी, तुम हमेशा कॉफ़ी प्रेफर करती थी। कुछ भी होता था तो तुम अपनी पसंद की कॉफ़ी पीकर खुश हो जाती थी। तुम टेरेस पर बैठकर हर रोज कॉफ़ी पीती थी। आई रिमेंबर वंस आई इनडायरेक्टली टोल्ड यू थरू मेरी आंटी, बट तुमने जवाब दिया था कि मेरी आंटी। मेरी जिंदगी में कॉफ़ी उस सुकून की तरह जो दिन भर थकान के बाद किसी थके हुए इंसान को चाहिए होता है। शौर्य बोलता जा रहा था और अंबर खामोशी से सुने जा रही थी, ऐसे जैसे वक्त कहीं पीछे लौट आया हो। एपिसोड 49, मिस्टर शौर्य। अंबर सर्द आवाज शौर्य को वर्तमान पर ले आई। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वह अंबर की बातों इतना खो गया कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसे तो शायद ये तक पता नहीं था कि वह जाने अनजाने ही सही अंबर के बारे में बहुत सी बातें जानता था। इतने सालों तक नफरत का दावा करने के बावजूद वह अंबर के बारे में सब तो जानता था, पर शायद कभी ये एहसास नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, शौर्य ने एक्सप्लेन करना चाहा। इट्स ओके, क्या हम पॉइंट की बात करें? अंबर ने बीच में ही रोक दिया। अंबर के कट टू कट जवाब सुन शौर्य ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसकी ओर एक नज़र देखते हुए उसने फाइल अंबर की तरफ बढ़ा दी। मुझे लगा ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। शौर्य की बात पूरी होने से पहले ही अंबर ने फाइल ओपन कर दी। उसने जैसे ही फाइल खोलकर उसका पहला पन्ना पढ़ा, उसके हाथों से वह फाइल नीचे जमीन पर गिर गई। नो, इट्स इम्पॉसिबल, अंबर लड़खड़ाते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तुम मेरे और वीर के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना शौर्य? आई एम टेलिंग यू, अगर तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम पहले ही मुझसे बहुत कुछ छीन चुके हो। वीर नहीं, अंबर शौर्य की आंखों में देखते हुए गुस्से से चिल्ला गई। अंबर को पहली बार इस तरह गुस्से में देख शौर्य शॉक रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग ही अंबर को देख रहा है। वह अंबर जिसे वह जानता था वह तो शांत और पोलाइट थी, जिसने कभी उससे ऊंची आवाज में तक बात नहीं की थी। चाहे कुछ भी होता था, उसके चेहरे पर हर वक्त एक स्माइल होती थी। यहाँ तक कि वो तो तब भी गुस्सा नहीं थी जब उसने उसे डिवोर्स दिया था, ना तब जब उसने जेल भेजा था, और ना उन सैकड़ों हजारों बार जब वह बेवजह उस पर चिल्लाया था। मगर आज वह किसी और के लिए उस पर चिल्ला रही थी, और वह कोई और विराज था। अंबर को विराज के लिए लड़ते देख शौर्य का चेहरा फीका पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ था जो सीने में चुभ सा रहा था। पहली बार उसे किसी से जलन हो रही थी।
उसे तकलीफ हो रही थी और ये तकलीफ इस बात की नहीं थी कि अंबर को उस पर यकीन नहीं था, ना इस बात की कि वह उस पर चिल्ला रही थी। तकलीफ तो इस बात की हो रही थी कि वह किसी और के लिए उस पर चिल्ला रही थी। अंबर को अपने ऊपर चिल्लाते देख शौर्य के फीके पड़े चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। उसके चेहरे की कोल्ड एक्सप्रेशन डार्क एक्सप्रेशन में बदल गए। अंबर दीवान, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब करूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं शौर्य ठाकुर इतना फालतू हूं कि तुम्हारे और उस आदमी के बीच में गलतफहमियां पैदा करता फिरूं? लुक, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो अपनी इस गलतफहमी से बाहर निकलो। और हाँ, इस बात पर तुम्हें यकीन करना है या नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। शौर्य गुस्से से जवाब देकर पलट गया। उसे गुस्से में जाते देख अंबर ने उसे नहीं रोका, ना कुछ कहने की जहमत उठाई। उसे खामोश से खड़ा देख शौर्य गुस्से से बाहर चला गया। उसके जाने के काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। वह नीचे फाइल को उठाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अंबर को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे किस पर नहीं। एक तरफ शौर्य, वह इंसान जिसने उसके साथ इतना सब कुछ किया था, तो दूसरी तरफ वह परिवार जो हमेशा उसके साथ खड़ा था। एक तरफ गवर्नमेंट की मोहर लगे डॉक्यूमेंट्स जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस बात पर सच्चाई है, वो तो दूसरी तरफ इतने सालों से उनके परिवारों की दोस्ती। क्या सच है क्या झूठ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंबर बहुत देर तक उस सच झूठ की उलझन में उलझी रही। जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो उसने अपना फ़ोन निकालकर चैतन्य का नंबर डायल कर दिया। हेलो चिट्टी, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। दी, आप ठीक हो? ऐसे परेशान क्यों साउंड कर रहे हो? सब ठीक है ना? आप ठीक हो? सानी ठीक है? अंबर की आवाज में भारीपन देख दूसरी तरफ से चैतन्य ने सवाल किया। उसका सवाल सुन अंबर ने हम में जवाब दिया और अपने फ़ोन से डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनाकर चैतन्य को मेल कर दिया। चिट्टी, मैंने तुम्हें एक मेल भेजी है, चेक करो एंड मुझे कल तक इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। आई नीड अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टूड? अंबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। ओके होल्ड ऑन, कहते हुए चैतन्य ने अपने कंप्यूटर पर मेल ओपन कर दी। उसने जैसे ही डॉक्यूमेंट ओपन कर पढ़ना शुरू किया उसके होश उड़ गए। वह द एफके, दिस इज फ्रॉड, आपने पुलिस केस किया। वह चिल्लाता हुआ अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। उसे ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि वह अंबर के साथ फ़ोन पर है। नहीं, अभी नहीं, मुझे इसके लिए पक्के सबूत चाहिए। बिना पक्के सबूत के मैं ये नहीं कर सकती। आई नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ, मैं ऐसे सवाल नहीं उठा सकती चैतन्य, इस सब से हम सभी जिंदगी पर असर पड़ेगा। अंबर ने गहरी सी सांस लेते हुए जवाब दिया। दरअसल पहले उसने भी यही सोचा था। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उसका भी उतना ही खून खौला था, मगर फिर सोचने के बाद उसे गुस्से में कोई गलत डिसीजन लेने के बजाय समझदारी से काम लेना सही लगा। पर दी, ये क्राइम है, जानती हूँ, मगर हमें पक्के सबूत चाहिए होंगे और कल शाम मेरे वहाँ आने तक कोशिश करना। तुम पता लगा लो, ठीक है? ओके, काम हो जाएगा, चैतन्य ने विश्वास से कहा तो अंबर के चेहरे पर भी सुकून आ गया। वह थैंक यू कहते हुए उसका फ़ोन कटकर वहीं बैठ गई। करीब आधे घंटे तक अंबर वहीं बैठी रही। जब चारों तरफ अंधेरा हो गया तो जाकर वह जाने के लिए अपनी टेबल से उठी। वह बिल पे कर कैफे से बाहर निकली ही थी, उसका फ़ोन फिर बज पड़ा, पर इस बार कॉल विराज की थी। उसकी कॉल देख अंबर ने गहरी सी सांस लेकर फ़ोन रिसीव कर लिया। हाँ वीर, अंबर कहाँ हो यार तुम? दूसरी तरफ से विराज ने सवाल किया। मैं कहीं बाहर गई हूँ, आधे घंटे में पहुँचती हूँ, अंबर हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देख जवाब दिया। अच्छा ठीक है, पर प्लीज़ टाइम से आ जाना। तुम्हें याद है ना, हमें खुराना अंकल की बर्थडे में जाना है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है, विराज ने याद दिलाते हुए कहा तो अंबर ने उसे बीच में रोक दिया। हाँ, मैं बस में पहुंच रही हूँ, बस 20 मिनट, कहकर उसने सीधे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखकर वहां से निकल गई। और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ और स्कफ। 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल रूम में तने तैयार हो रहा था। वह जैसे ही शावर लेकर बाहर आया, दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नॉक कर दिया। इतनी जोर से किसी को दरवाजा पीटते देख उसने वेट चिल्लाते हुए दरवाजा खोला तो सामने शौर्य खड़ा था। उसे डार्क एक्सप्रेशन लिए दरवाजे पर खड़े देख वह थोड़ा हैरान हो गया। तुझे क्या हुआ है? अभी तो तू अच्छा खासा बाहर गया था, पर लौट के आया तो मुंह उतरा हुआ है। अंबर ने कुछ कह दिया है क्या? शौर्य के चेहरे के डार्क एक्सप्रेशन देख मजाक करते हुए पूछा। उस बेचारे को क्या पता था कि सचमुच शौर्य के गुस्से का रीजन यही था। तने की बात पर पहले से खराब हुए एक्सप्रेशन और सड़ गए शौर्य उसे घूरता हुआ बिना कुछ कहे सीधे अंदर चला गया। अब इसे क्या हुआ? तने खुद से बड़बड़ाता हुआ दरवाजा बंद कर उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। अभी कोई बकवास मत करना, मैं तेरी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये बता काम का क्या हुआ? तने के कुछ पूछने से पहले से शौर्य ने सवाल कर दिया।
हाँ काम तो हो गया, पर तू तैयार क्यों नहीं है? हमें खुराना की पार्टी के लिए निकालना है, तुझे पता है ना वहाँ हमारा टाइम पर पहुँचना जरूरी है। उसकी बात पर शौर्य उसे प्रॉपर जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। बिना करीब 15-20 मिनट बाद वह तैयार होकर आया तो उसके एक हाथ में गाड़ी की चाबी और एक हाथ में एक ब्रीफकेस था। हम कहीं और भी जा रहे हैं क्या? उसके हाथ में ब्रीफकेस देख तने ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा, मगर शौर्य ने जवाब दिए बगैर गाड़ी तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दी। एपिसोड 50। करीब 1-1.5 घंटे बाद अंबर, विराज, आकाश और तन्वी खुराना के फार्म हाउस में थे। चारों ने जैसे ही वहां कदम रखा सबकी नजरें उनके ऊपर ठहर गई। एक तो उन चारों का वहां साथ होना ही अपने आप में ही बड़ी बात थी। उस पर चारों काफी अच्छे से लग रहे थे। लड़कों का तो हमेशा का ही था, मगर अंबर और तन्वी ब्रेथटेकिंग ब्यूटी लग रही थी जिन पर सबकी नजरें ठहर हुई थी। ऑफ वाइट रंग के गाउन में उसकी गहरी ब्राउन आंखें और लाइट स्मोकी मेकअप में वह वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके अपोजिट तन्वी वाइन कलर के गाउन में हल्का मेकअप किए किसी प्रिंसेस सी लग रही थी। उन चारों ने वहां कदम रखा तो उन्हें देख धनराज खुराना अपने मेहमानों को एक्सक्यूज मी कहते हुए उन चारों की तरफ आ गया। हेलो यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, खुराना अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला। तो जवाब में विराज, तन्वी और आकाश भी हेलो खुराना अंकल कहते हुए हल्का मुस्कुरा दिए, सिवाय अंबर के। अंबर खुराना को बहुत अच्छे से जानती थी, उसने बहुत अपने पापा से उसके बारे में सुन रखा था, मगर कुछ खास अच्छी बातें नहीं थी, इसलिए अंबर को वह शुरू से ही ज्यादा खास कुछ पसंद नहीं था। ऊपर से सच्चाई जानने के बाद तो वह खुद को कैसे शांत किए हुए थी ये सिर्फ वही जानती थी। अंबर को एक्सप्रेशन लुक लिए खड़े देख खुराना के चेहरे के एक्सप्रेशन भी एक सेकंड के लिए बदल गए, पर अगले ही पल अपने चेहरे पर आए एक्सप्रेशन चेंज कर वह मुस्कुरा उठा। दिस यंग लेडी, आई रिमेंबर यू, द फेमस ब्यूटी मिस दीवान राइट? ओ यंग लेडी, आप तो वाकई बहुत बड़ी हो गई है। मैं जब आपसे मिला था तो आप काफ़ी छोटी थी। वैसे आपके पापा के बारे में सुनकर काफ़ी दुख हुआ, बहुत अच्छे इंसान थे आपके पापा, मेरे तो काफ़ी अच्छे संबंध थे उनसे, यू नो वी आर लाइक बेस्ट बडीज। कहते हुए जैसे ही खुराना मुस्कुराया, अंबर को पता नहीं क्या हुआ, वह चिल्ला गई, शट अप एंड स्टॉप लाइंग, ही वाजंट योर फ्रेंड, वो कभी तुम जैसे इंसान से दोस्ती नहीं कर सकते। अंबर गुस्से में चिल्ला गई। अंबर का चिल्लाना सुन सब शॉक्ड हो गए, सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गई। वहां पर अचानक क्या हुआ और क्यों हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तक कि तन्वी, विराज और आकाश भी अंबर को गुस्से में देख हैरान रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि अंबर अचानक क्यों चिल्लाई, सिवाय उसके खुद के। सबसे ज्यादा हैरान तो खुराना था, सबके सामने इस तरह अपनी इंसल्ट होते देख उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मिस्टर खुराना के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख विराज झट से अंबर को कवर करता हुआ आगे आकर खड़ा हो गया। आई एम सो सॉरी खुराना अंकल, अम्मू को वो मतलब नहीं था, शायद वह किसी और चीज को लेकर परेशान होगी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। विराज माफी मांगता हुआ बोला। विराज को माफी मांगते देख अंबर भी शांत हो गई। उसे जैसे ही रियलाइज हुआ कि वह गुस्से में ज्यादा बोल गई, वह अपना गुस्सा शांत कर खुराना के सामने आकर खड़ी हो गई। आई एम सो सॉरी मिस्टर खुराना, मेरी इस बदतमीजी के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आप तो जानते हैं ना मैं अपने पापा को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, फिर भी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसके लिए दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अंबर ने माफ़ी मांगते हुए अपना सिर झुका दिया। अंबर, उसका झुका हुआ सिर देख हॉल में अचानक दो लोग एक साथ चिल्ला गए। उनमें से एक आवाज़ विराज की थी, मगर दूसरी आवाज़ दरवाजे से आई। दरवाजे से आती हुई आवाज सुनकर सब उस तरफ मुड़े तो दरवाजे पर 5 लोग खड़े थे। मनन, राजवीर, तने और बीच में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले शौर्य और कियारा। उन पांचों को वहां खड़े देख हॉल में खड़े मेहमानों में खुसर फुसर होनी शुरू हो गई। शौर्य की अंबर के लिए स्टैंड लेते देखना वाकई सबके लिए हैरानी की बात थी। उन सबको बातें करता देख शौर्य ने नजरअंदाज कर दिया और कियारा के हाथों से अपना छुड़ाकर वह अंबर और बाकी लोगों की ओर आ गया। यहाँ क्या हो रहा मिस्टर खुराना, क्या आप बताएंगे कि यहाँ पर किस बात के लिए माफी मांगी जा रही है? शौर्य ने एक नज़र अंबर की ओर देखते हुए पूछा। उसके सवाल में गुस्सा और तंज दोनों था। दरअसल शौर्य ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी। वह जैसे ही वहां पहुंचा तो अंबर खुराना के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। वह लड़की जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, यहाँ तक कि खुद उसके आगे भी नहीं। उसे खुराना जैसे इंसान के आगे सिर झुकाते देख शौर्य का चेहरा डार्क हो गया। वह अपना सारा गुस्सा भुलाकर अंबर चिल्ला गया। खुराना ने जैसे ही शौर्य का देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह झट से स्माइल करता हुआ शौर्य की तरफ पलट गया। कुछ नहीं मिस्टर ठाकुर, वेलकम मिस्टर ठाकुर, प्लीज वेलकम। खुराना ने झट से बात पलट दी।
शौर्य ने खुराना को बात पलटते हुए देखा तो पहले से डार्क हुए उसके एक्सप्रेशन और डार्क हो गए। ऐसे कैसे, कोई बात नहीं है मिस्टर खुराना, आप मुझे बता रहे हैं या मैं पता करूं? शौर्य ने जैसे ही कहा खुराना के चेहरे का रहा सहा रंग उड़ गया। शौर्य की आवाज में धमकी और गुस्सा देख वह समझ गया कि उसने जो किया उसने नहीं करना चाहिए था। शौर्य को गुस्से में देख खुराना माफी मांगने ही वाला था कि सामने से कियारा ने मौके का फायदा उठाकर हीरोइन की तरह एंट्री लेते हुए उनके बीच में आकर खड़ी हो गई। शौर्य, जाने दो ना, आज मिस्टर खुराना का बर्थडे है। बाय द वे हैप्पी बर्थडे मिस्टर खुराना। कियारा मुस्कुराते हुए खुराना के गले लग गई। दरअसल शौर्य को अंबर के लिए सटेड लेते देख कियारा गुस्से से पागल हो उठी। बड़ी मेहनत से वह शौर्य के साथ पार्टी में आई थी, यहाँ तक कि इसके लिए उसने बहुत से पापड़ बेलने पड़े थे, मगर यहाँ आकर देखा तो अंबर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने देख वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। खैर उसे कुछ करने की नौबत नहीं आई, उससे पहले ही अंबर खुराना पर चिल्ला गई और ये सब तमाशा हो गया। अंबर को सबके सामने अपने आप को एम्बेरस करते देख कियारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा अच्छा तमाशा होगा, मगर शौर्य ने आकर सब खराब कर दिया। थैंक यू मिस। कियारा को एन मौके पर कवर अप करते देख खुराना गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा दिया। उसकी तो जैसे जान में जान आई, वह झट से उन सबको एंजॉय एवरीवन कहते हुए फोन का बहाना कर वहां से चुपचाप निकल गया। खुराना के जाते ही कियारा अंबर की तरफ पलट गई, जो अब भी चुपचाप खड़ी थी जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। यहाँ तक कि उसने एक बार भी पलटकर शौर्य की ओर देखा, जबकि शौर्य की नजरें अंबर से एक मिनट के लिए भी नहीं हटी थी। जब से वह आया था सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। शौर्य को अंबर को इस तरह देखते देख कियारा ने गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्सा, जलन, नफरत सब उतर आया। उसका मन तो कर रहा था कि अंबर का मुंह नोच ले, मगर उसने खुद को शांत कर लिया और चेहरे पर फेक स्माइल लिए अंबर के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाय अंबर, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? आज अकेले आए हो? कियारा ने अपनी आवाज में ऐसे मिठास घोलते हुए कहा जैसे वह और अंबर बचपन के दोस्त हो। उसकी इस ओवर एक्टिंग को देख अंबर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मगर उसका ये बेकार ड्रामा देख तन्वी कियारा के सामने आकर खड़ी गई। क्यों, हम लोग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? या फिर आजकल तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अच्छा डॉक्टर रेकमेंड कर सकती हूँ। तन्वी ने जैसे ही कहा सबकी हंसी छूट गई और उन सब की हंसी सुन कियारा की बोलती बंद हो गई। एक सेकंड के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, पर अगले पल उसने खुद को संयत कर लिया। आखिरकार वह भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। मेरा वो मतलब नहीं था, कियारा इनोसेंसी शक्ल बनाते हुए कहा, जैसे कि दुनिया में उससे बड़ा मासूम कोई हो ही ना। मगर इस ड्रामे का उन पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसका ये ड्रामा देख आकाश भी तन्वी और अंबर के साथ आकर खड़ा हो गया। तो क्या मतलब था तुम्हारा कियारा? जरा मुझे भी बताओ, हम भी जाने कि हम सबके होते हुए तुम्हें अंबर अकेले क्यों दिखाई दे रही है? आकाश ने गुस्से से पूछा तो कियारा शांत हो गई। उनका बढ़ता हुआ झगड़ा देख मनन उन्हें रोकते हुए बीच में आ गया। गाइज रिलैक्स, सब शांत हो जाओ और लड़ना बंद करो, ये मत भूलो कि ये किसी और की पार्टी है, उसने समझाते हुए कहा तो सब शांत हो गए। तन्वी और आकाश एक नज़र उनकी ओर गुस्से से देखते हुए अंबर का हाथ पकड़कर उसे लेकर दूसरी ओर लेकर चले गए और उनके पीछे पीछे विराज भी वहां से चला गया। अंबर को उनके साथ जाते देख शौर्य खामोश खड़ा रहा, हालांकि उसकी नजरें एक पल के लिए भी अंबर से नहीं हटी थी। वह उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर रिएक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अंबर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस पूरे वाकये के दौरान वह चुप थी, यहाँ तक कि उसने एक बार उसकी तरफ मुड़कर भी देखा। उसकी इस बेरुखी ने शौर्य का शांत हुआ गुस्सा और भड़का दिया, और कम था कहने को आकाश ने भी आकर आग में घी डाल दिया। उसे अंबर को प्रोटेक्ट करते देख शौर्य का पहले से डार्क हुआ चेहरा ब्लैक एंड ब्लू में बदल गया। वह जैसे तैसे अपना गुस्सा रोके हुए वहां से जाने को मुड़ा तो कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ये लोग मुझसे बदतमीजी कर रही थे। कियारा ने जैसे ही कहा शौर्य गुस्से से उसकी तरफ पलट गया। उसके गुस्से से भरी आंखें बिना कहे ही बहुत कुछ कह गई। उसकी आंखों में गुस्सा देख कियारा चुप हो गई। उसने चुपचाप उसका हाथ छोड़ दिया। कियारा को हाथ छोड़ते देख शौर्य बिना एक पल वहां रुके सीधे बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी सिवाय कियारा के। उन सबको एक के बाद एक जाते देख कियारा के चेहरे का रंग ही बदल गया। वह सिनिस्टर एक्सप्रेशन लिए वहां से वॉशरूम में चले गई। वॉशरूम में जाकर उसने खुद को बंद कर लिया और वहां रखी सारी चीजों को जमीन पर बिखेर दिया और गुस्से से डस्टबिन पर लात मारते हुए वह चिल्ला गई, Why she isn't dying? Why? I don't want to see her anymore. You have to die Amber। सिनिस्टर एक्सप्रेशन लिए खुद को मिरर में घूरती हुई वह जोर जोर से हंसने लग गई।
तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।